आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं एम्ब्रेयर को लेकर आई एक रिपोर्ट से। ब्राजीलियन एयरस्पेस मैन्युफैक्चरर एम्ब्रेयर ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से अपनी जो पिच है उसको स्ट्रांगली सामने रखा है। उन्होंने कहा कि हम जो एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम भारत को ऑफर कर रहे हैं ये कोई नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि भारत में इसका लोकल प्रोडक्शन भी होगा। और अगर आप इसको जो ट्रेडिशनल टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है उनसे कंपेयर करते हैं तो उनके तुलना में ये ज़्यादा कैपेबल भी है और ज़्यादा फास्ट भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की जो रफली 60 से लेकर 80 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें ये बिल्कुल फिट बैठता है। कंपनी ऑफिशियल तो यहाँ तक आर्ग्यू करते हैं कि एक जेट पावर्ड C390 मिलेनियम ज़्यादा सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल स्पीड और पेलोड एडवांटेज ऑफर करता है एक ट्रेडिशनल टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तुलना में, और इसीलिए वो इसको एक हाई एफिशिएंसी एयरलिफ्टर के तौर पर प्रस्तुत करते हैं जो कि मॉडर्न लॉजिस्टिक मिशन को पूरा कर सकता है। मीडिया से एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस एनवेलप पर बात करते हुए एम्ब्रेयर के रिप्रेजेंटेटिव ने यह इंडिकेट किया कि जो C390 मिलेनियम है यह अपने डेस्टिनेशन में 30 से 40% ज़्यादा जल्दी आ सकता है अगर आप इनको टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कंपेयर करते हैं। और ये स्पीड एडवांटेज सिर्फ हेडलाइन नंबर नहीं है, बल्कि ये चीज़ें जो इंटेंसिव ट्रायल और टेस्ट हैं इसमें प्रूफ भी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि एम्ब्रेयर का ऑफर सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक ऑफर यहाँ सीमित नहीं है, बल्कि भारत अगर चाहे तो आने वाले भविष्य में इनको अलग अलग जो फोर्स मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म है उनमें ढाल सकता है। फिर चाहे वो इवैक्स हो, चाहे वो टैंकर्स हो, या फिर जो दूसरे रोल हों उसमें ये भारत चाहे तो इनको ढाल सकता है। सबसे खास बात तो ये है कि जो C390 मिलेनियम की बेस प्राइस रखी गई है वो 80 से लेकर $100 मिलियन की रेंज के बीच में है, जो कि इसको मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन में एक काफ़ी बैलेंस कॉस्ट मानी जाती है। और इसके अलावा उनको ये पूरा भरोसा है कि भारतीय वायुसेना इसको कंसिडर अवश्य करेगी। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है डसॉल्ट एविएशन को लेकर के और HAL को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में 114 जो फाइटर जेट है इनकी खरीद को मंजूरी दी है, और इसको लेकर मीडिया में ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो डसॉल्ट और HAL का कोलैबोरेशन है वो हमें देखने को मिल सकता है। और जब ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ने लगा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक फॉर्मल क्लैरिफिकेशन जारी करते हुए उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया जहां पर डसॉल्ट एविएशन और HAL के कोलैबोरेशन की बात करी गई थी। दरअसल ये क्लैरिफिकेशन आया टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट जो कि 13 फरवरी 2026 को पब्लिश करी जाती है, जिसकी हेडलाइन होती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्लियर्स प्रोक्योरमेंट ऑफ 114 राफेल फाइटर्स। यानी कि जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये डिटेल थी ये जारी करी गई थी, और इसमें ये इंडिकेट किया गया था कि जो मदर ऑफ ऑल डील्स है इसमें डसॉल्ट एविएशन और राफेल की सहभागिता देखने को मिलेगी, जहां पर तकरीबन 20 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में भारत पहुंचेंगे, जबकि बाकी के जो एयरक्राफ्ट है इन्हें HAL और डसॉल्ट के द्वारा बनाया जाएगा। हालांकि क्लैरिफिकेशन में HAL ने कंफर्म कर दिया है कि उन्हें अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसके रिगार्डिंग मिला नहीं है, और ना ही अभी तक डसॉल्ट एविएशन से उनकी इस प्रकार की कोई बातचीत हुई है कि वो राफेल फाइटर्स का निर्माण करेंगे। अपने इस क्लैरिफिकेशन में HAL ने इस चीज़ को एम्फेसाइज किया है कि जब तक कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती HAL इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी, और ना ही अभी वो इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं कि 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट किसके साथ डसॉल्ट एविएशन बनाने वाली है। कंपनी ने ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर कर दी है कि अभी क्योंकि कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसीलिए वो इस प्रोडक्शन स्ट्रक्चर का हिस्सा भी नहीं है। यानी कि स्पष्ट हो चुका है कि अभी कोई ऑफिशियल आर्गुमेंट शुरू ही नहीं हुआ HAL और डसॉल्ट के बीच में, और ऐसा लगता भी है कि डसॉल्ट एविएशन HAL के साथ नहीं बल्कि टाटा और दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर के ये काम करने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या HAL इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है या प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इन्वॉल्व करना ज़्यादा सही होगा? हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है सुपर 30 मॉडर्नाइजेशन एफर्ट या यूं कह लें सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर के। जैसा कि हम सब ने हाल ही में डिफेंस सेक्रेटरी के मुंह से खुद ये सुना कि जो सुपर 30 प्रोग्राम है इसको आने वाले 1 से 2 महीने में जो CCS अप्रूवल है ये मिलने वाला है, और उसके बाद एक बड़ा अपग्रेडेशन प्रोग्राम शुरू होगा। और इसी बीच अब इस प्रोग्राम को लेकर जो पन्ने हैं ये खुलने लगे हैं और हमें एक के बाद एक जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलने लगी है। भारत ने जो सुपर 30 मॉडर्नाइजेशन को प्लान किया है इसके अंतर्गत हम जो सुखोई 30 MKI अपग्रेड कर रहे हैं इसमें एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिलने वाला है, या यूं कह लें एक बहुत मैसिव अपग्रेड हमें देखने को मिलने वाला है। और ये अपग्रेड होगा इसके इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम में, जहां पर अभी ऑफिशियली एक्नॉलेज किया जा चुका है
कि एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ के बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर जो लीगेसी रशियन बिल्ड OLS-30 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, इसे एक इंडिजिनस और लॉन्ग रेंज के डुअल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से अपग्रेड किया जाएगा या यूं कह लें रिप्लेस किया जाएगा। इस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को भारत में ही बनाया गया है, जो कि भारत के ग्रोइंग एवियोनिक्स इकोसिस्टम का एक प्रमाण है। और ये जो नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, ये कोई सब्स्टिट्यूट मात्र नहीं है, बल्कि इसे एक जनरेशनल स्टेप माना जाता है पैसिव डिटेक्शन कैपेबिलिटी के क्षेत्र में। और ये सिर्फ सुपर 30 प्रोग्राम तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले भविष्य में ये तेजस मार्क 2 जैसे प्लेटफॉर्म में भी यूज किया जाएगा, जो कि आप इसकी क्रॉस प्लेटफॉर्म सेंसर कम्युनैलिटी का एक प्रमाण भी देख सकते हैं। अब इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की जहां तक बात रही, तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है एयर कॉम्बैट में, क्योंकि रडार की तुलना में ये जो सिग्नल है उसको रिवील नहीं करता है, बल्कि ये पैसिवली वर्क करता है, जहां पर ये थर्मल सिग्नेचर को डिटेक्ट तो कर लेता है, लेकिन ये खुद कोई वेव एमिट नहीं करता, जिससे कि एनिमी को कोई पोजीशन जो है वो रिवील नहीं होती। और इसीलिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और विस्तृत क्षेत्र में जो कार्य है वो शुरू भी हो चुका है। हमारी अगली बड़ी अपडेट सैफरान को लेकर आ रही है। फाइनली सैफरान को लेकर जो एक बड़ी उठापटक थी वो खत्म हो चुकी है, जहां पर सैफरान ने ऑफिशियली इस चीज को एक्नॉलेज कर लिया है कि 114 राफेल फाइटर की जो डील हुई है उसमें उनकी इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी संलग्न है। जहां पर सैफरान ने ये क्लियर कर दिया है कि अब वो भारत में जो सैफरान की इंजन असेंबली लाइन है उसको स्टैब्लिश करने वाले हैं, ताकि भारत में इन इंजन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। देखिए, स्पष्ट है कि अगर आप सैफरान के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सैफरान और भारत के बीच में ये जो बातचीत है वो शायद आज की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस चीज़ की जो नींव है वो HAL और सैफरान के बीच में 2021 में ही रख दी गई थी कि हम इंजन असेंबल करेंगे, पार्ट्स भारत में बनाएंगे और भविष्य के भारतीय विमानों के लिए भी काम किया जाएगा। और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को मजबूत करने के उद्देश्य था। अब दोनों कंपनियों की साझेदारी की जहां तक बात रही, तो दोनों कंपनियां पहले से ही साथ काम कर रही हैं। इसमें जो शक्ति इंजन है, जो चीतल LCH ALH जैसे हेलीकॉप्टर्स में यूज किया जाता है, ये इन्हीं दोनों के सफल उपक्रम का परिणाम है और दोनों की जो भरोसे की साझेदारी है उसका एक प्रमाण भी है। 2025 में एक नया समझौता हुआ था, जहां पर HAL सैफरान जो है वो लीप इंजन पार्ट्स के लिए आपस में सामने आए थे और इससे भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन में जो मजबूती है वो भी सुनिश्चित होती। और अब सैफरान की फैक्ट्री हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा में फैल चुकी है। रिपोर्ट में तो ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में तकरीबन 500 से ज़्यादा इंजन भारत में बनाए जाएंगे और जो F5 के लिए M88 T-Rex है, इसका निर्माण भी भारत में होगा। ये चीज़ें भी ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो चुकी है। और आपको याद दिला दे, M88 T-Rex सिर्फ राफेल तक सीमित नहीं है, बल्कि जो भारत का तेजस मार्क 2 है उससे भी इसको जोड़कर देखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।